ये बोइंग 737 कार्गो जेट धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों पायलट्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उनका प्लेन वाकई लैंड कर पाएगा। क्योंकि इस प्लेन ने कुछ ही मिनट्स पहले लैंडिंग की कोशिश तो की थी, लेकिन टर्बुलेंस और कंफ्यूजन के बीच एक भयानक इंपैक्ट हुआ और पायलट्स को गो अराउंड करना पड़ा। अब ये प्लेन एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है लैंडिंग के लिए, पर इस बार कंडीशन और भी खतरनाक है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका है और इसका एक लैंडिंग गियर गायब है। ऊपर से रनवे विजिबिलिटी सिर्फ 350 मीटर है, मतलब उन्हें रनवे तभी दिखाई देगा जब उनका नोज गियर ग्राउंड से टच करने वाला होगा। ऐसे में अब आगे इस प्लेन के साथ में क्या होगा और इतने बुरे हालात में ये सेफली लैंड कर भी पाएगा या नहीं, यही हम आज की कहानी में जानने वाले हैं, जिसका नाम है TNT एयरवेज फ्लाइट 325N। पंद्रह जून 2006 सुबह के 5 बजे बेल्जियम के लीज एयरपोर्ट पर TNT एयरवेज का एक बोइंग 737 कार्गो प्लेन रेडी खड़ा है। प्लेन के ऊपर लिखा है TNT, दैट मीन्स द पीपल नेटवर्क, लेकिन आज उस नेटवर्क के लोग बेहद थके हुए हैं। कैप्टन 42 साल के एक बेल्जियन पायलट हैं जो कुछ ही महीनों पहले कैप्टन बने हैं। पिछले 12 घंटे से ड्यूटी पर हैं। आंखों के नीचे थकान साफ नजर आ रही है। और वहीं उनके साथ 35 साल के फर्स्ट ऑफिसर भी हैं जिनके पास सिर्फ 1600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। दोनों ने वियना, इस्तांबुल और लीज के बीच फ्लाई करते हुए रात भर फ्लाइट ड्यूटी की है। लीज एयरपोर्ट पर हल्का फॉग है, लेकिन रनवे लाइट चमक रही हैं। कार्गो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और वेट नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है। कैप्टन कहते हैं, लंदन का वेदर ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन विजिबिलिटी कभी भी गिर सकती है, सो चलो एक्स्ट्रा फ्यूल ले लेते हैं, 2 टन ज्यादा ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, सर ये प्लान से ऊपर है ना? हाँ, लेकिन सेफ रहना ज्यादा बेटर है। देखो, सुबह के फॉग का कोई भरोसा नहीं होता है। फ्लाइट प्लान के हिसाब से 5.5 टन फ्यूल भरा जाना था, लेकिन कैप्टन ने 7.5 टन लोड करवाया ताकि अगर लंदन स्टैंडस्टिल पर मौसम खराब हो जाए तो ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। इस तरह सारी तैयारी पूरी होने के बाद सुबह 5:12 पर घने कोहरे के बीच TNT एयरवेज फ्लाइट 325N लीज एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। ऊपर एल्टीट्यूड पर थोड़ा सा आसमान साफ है, लेकिन हॉरिजॉन पर अभी भी ग्रे दिखाई दे रहा है। कैप्टन कहते हैं, हम स्टैंडस्टिल की तरफ हैं, 1 घंटे की फ्लाइट है, उम्मीद है कि लंदन का वेदर स्टेबल रहेगा। सर, नॉटम नोटिस कहता है कि स्टैंडस्टिल का ILS मेंटेनेंस में है। मतलब अगर फॉग बढ़ा तो रडार अप्रोच करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, होता रहता है। प्लेन 24,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर आ जाता है। दोनों पायलट्स कॉफी सिप करते हुए वेदर मॉनिटर कर रहे हैं। तभी रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि विजिबिलिटी 6 किलोमीटर है। ये सुनकर दोनों पायलट्स थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन ने कहा, लैंडिंग के बाद तो मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स सर, बट पहले पेपर वर्क कर लेना, फिर आप सोने जाना। दोनों हंसते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये तो बस तूफान के पहले का सन्नाटा है। अभी भी दोनों पायलट्स की नजर बार बार वेदर मॉनिटर पर जा रही है। तभी रेडियो पर फिर से एक बार आवाज आती है, विजिबिलिटी 4900 मीटर, लाइट मिस्ट। यानी कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी कैप्टन राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद एक नई ATIS रिपोर्ट आती है और उस एक रिपोर्ट के साथ सब कुछ बदल जाता है। असल में विजिबिलिटी तेजी से गिरकर सिर्फ अब 1000 मीटर रह गई थी अचानक से, क्योंकि फॉग इतना घना है कि रनवे का नजारा पूरी तरह से गायब हो चुका है। कैप्टन अपनी सीट से आगे झुककर धीरे से कहते हैं कि ऑफिसर, ये तो फोरकास्ट में था ही नहीं। फर्स्ट ऑफिसर चार्ट देखते हुए बोलते हैं, सर, ILS तो अभी भी बंद है, सिर्फ सर्विलांस रडार अप्रोच ही अवेलेबल है।
ये सुनकर कैप्टन का चेहरा सीरियस हो जाता है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, वही सिस्टम जो फॉग के वक्त पायलट्स को रनवे का रास्ता दिखाता है, लेकिन आज वो भी बंद पड़ा हुआ है। अब उन्हें मैनुअल रडार अप्रोच करना होगा, यानी कि अब लैंडिंग के लिए रनवे तो नजर नहीं आने वाला, बल्कि ATC रेडियो पर डायरेक्शन और एल्टीट्यूड बताएगा और पायलट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के भरोसे पर प्लेन को नीचे लेकर जाएंगे, बाकी रनवे में कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये तरीका रिस्की है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 2000 मीटर की विजिबिलिटी की जरूरत होती है और विजिबिलिटी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर है, मतलब लीगली वो लैंड नहीं कर सकते। इसीलिए कैप्टन कहते हैं, ऑफिसर हम होल्ड करते हैं, शायद कुछ देर में सूरज फॉग को हटा दे, लेट्स सी। प्लेन को 6000 फीट पर डिसेंड करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है और एयरक्राफ्ट स्टैनस्टेड के नॉर्थ वेस्ट के ऊपर एक होल्डिंग पैटर्न में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। नीचे का फॉग अभी भी एक मोटे ग्रे ब्लैंकेट की तरह फैला हुआ है। दोनों पायलट्स की नजर सिर्फ 2 चीजों पर है, एक फ्यूल और दूसरा टाइम। फर्स्ट ऑफिसर रेडियो पर बताते हैं कि हम 35 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। कैप्टन कहते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद हम डाइवर्ट कर लेंगे, दैट्स सो सिंपल। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतना सिंपल नहीं होने वाला। फ्यूल तेजी से कम हो रहा है और दोनों जानते हैं कि किसी भी पल उन्हें ऑल्टरनेट एयरपोर्ट को चुनना पड़ सकता है। इसीलिए कैप्टन अपने कंट्रोल पैनल पर झुकते हैं और ACARS सिस्टम के जरिए एक शॉर्ट टेक्स्ट भेजते हैं जो सीधा TNT एयरवेज के लीज ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को जाता है, जहां से फ्लाइट्स को ऑल्टरनेट और फ्यूल प्लानिंग के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। मैसेज स्क्रीन पर टाइप होता है, विच ऑल्टरनेट डू यू प्रेफर, मतलब वो कंपनी से पूछते हैं कि उन्हें किस ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। कुछ पल बीतते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। हर सर्कल के साथ लगातार फ्यूल घट रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर वेट करने के बाद कैप्टन कहते हैं, चलो हम खुद ही ऑल्टरनेट्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफिसर चार्ट्स देखकर बताते हैं कि ईस्ट मिडलैंड्स की विजिबिलिटी 2000 मीटर है। लिवरपूल में स्काई तो क्लियर है और विजिबिलिटी भी 10 किलोमीटर की है, यानी कि देखा जाए तो ईस्ट मिडलैंड पास है, लेकिन सीलिंग लो है। लिवरपूल साफ है मगर थोड़ा सा दूर है। इससे पहले कि पायलट्स कोई डिसीजन लें, तभी ACARS पर एक छोटा सा मैसेज आता है, कंपनी प्रिफर्स ईस्ट मिडलैंड्स। कैप्टन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि ऑफ कोर्स, कार्गो के हिसाब से वही कन्वीनियंट होगा। फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं कि यस सर, वहां पे CAT IIA ILS अवेलेबल है, ऑटो लैंड किया जा सकता है। कैप्टन सिर हिलाते हुए कहते हैं, तो ठीक है, ईस्ट मिडलैंड्स चलते हैं, चलो। वो रेडियो पर बोलते हैं, रिक्वेस्टिंग डाइवर्जन टू ईस्ट मिडलैंड। टावर से जवाब आता है, रोजर, क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 100 एंड प्रोसीड डायरेक्ट टू नॉटिंघम ईस्ट मिडलैंड्स। और इस तरह से प्लेन एक नए डायरेक्शन पर निकल पड़ता है। एल्टीट्यूड बढ़ता है, स्टैनस्टेड का फॉग पीछे छूट रहा है और आसमान में सूरज की हल्की किरणें दिखने लगी हैं। ईस्ट मिडलैंड्स तक की फ्लाइट ज्यादा लंबी तो नहीं है, मुश्किल से देखा जाए तो आधे घंटे में प्लेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। पहले ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर स्टेबलाइज होता है और फिर अप्रोच के लिए डिसेंड करना शुरू करता है। कैप्टन अप्रोच ब्रीफिंग शुरू करते हैं। रनवे 27 एक्सपेक्टेड, कैटेगरी IIA ILS अवेलेबल, RBS 350 मीटर रिपोर्टेड। फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट कंफर्म करता है कि ऑटो लैंड्स आर्म्ड हैं और दोनों ऑटो पायलट्स रेडी हैं। दोनों अपनी थकान को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये उनकी अब तक की सबसे मुश्किल अप्रोच होने वाली है, क्योंकि फॉग अब और घना हो रहा है। कैप्टन खिड़की से बाहर झांकते हैं, जहां गहरे फॉग की दीवार के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं दिखता। ये देखकर वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेलकम टू इंग्लैंड। प्लेन स्टडी है, लेकिन स्ट्रेस उनके हर मूव में दिख रहा है। फ्यूल गेज दिखा रहा है 3500 किलो फ्यूल अभी है प्लेन में। कैप्टन धीरे से कहते हैं, ऑफिसर हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। आखिरकार प्लेन क्लाउड के अंदर उतरना शुरू करता है। टावर से आवाज आती है, विजिबिलिटी 350 मीटर, विंड काम, क्लियर फॉर ILS रनवे 27। कैप्टन जवाब देते हैं, चलो ऑफिसर अब घर चलते हैं। फर्स्ट ऑफिसर अपने फोल्डर से चार्ट्स निकालकर वेरीफाई करता जा रहा है। ILS फ्रीक्वेंसी सेट, ऑटो पायलट ड्यूअल मोड ऑन, अप्रोच आर्म्ड। रनवे 27 के CAT IIA ऑटोलैंड एक्टिव है।
इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन पूरी तरह से ऑटो पायलट के कंट्रोल में नीचे उतरेगा। बाहर विजिबिलिटी सिर्फ 350 मीटर्स है, यानी कि रनवे बस कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखाई देगा अगर किस्मत ने साथ दिया तो। कैप्टन कहते हैं, ऑटो पायलट 1 and 2 एंगेज्ड, ग्लाइड स्लोप कैप्चर्ड, लोकलाइजर अलाइव। फर्स्ट ऑफिसर कंफर्म करता है या लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट, प्लेन 2000 फीट पर डिसेंड कर रहा है। कॉकपिट के अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की हल्की सी बीप और इंजन की स्टडी आवाज सुनाई दे रही है। दोनों का ध्यान सिर्फ फ्रंट पैनल पर है। बाहर सब कुछ सफेद धुंध में लिपटा हुआ है। टावर से कॉल आता है, क्वालिटी 325 नवंबर, क्लियर टू लैंड, विंड काम, RBR 350 मीटर्स। कैप्टन एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, क्लियर टू लैंड 350 मीटर्स, हियर वी गो। फ्लैप्स पूरी तरह से खुले हैं। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। ऑटो पायलट दोनों एंगेज्ड हैं और ग्लाइड स्लो परफेक्टली ट्रैक कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से एक रेडियो कॉल आता है, 325 नवंबर, यू आर नॉट टू लैंड हियर, एट योर डायरेक्शन, यू मे गो अराउंड। कॉकपिट में एक पल के लिए तो सन्नाटा छा जाता है। फर्स्ट ऑफिसर ऊपर देखता है और पूछता है, सर क्या ये कॉल हमारे लिए था? कैप्टन कंफ्यूज होकर कहते हैं, ऐसा लगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, नॉट टू लैंड हियर? उन्होंने पूरा कॉल साइन सुना ही नहीं था और टोन भी बड़ी कैजुअल थी। ऊपर से फर्स्ट ऑफिसर का इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा कमजोर है, तो उसे लगता है कि मे बी ये कॉल किसी और फ्लाइट के लिए होगा और वो कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं। कैप्टन के दिमाग में सवाल घूम रहे हैं कि कंपनी ने गो अराउंड बोला है या फिर टावर ने, और अभी लैंडिंग के इस मोमेंट में क्यों? प्लेन अब 500 फीट पर है। CAT-III ऑटो लैंड फेज में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कंप्लीट डिजास्टर। कैप्टन क्लैरिफिकेशन लेने के लिए रेडियो का पुश टू टॉक बटन दबाते तो हैं, लेकिन उनकी उंगली थोड़ा सा फिसल जाती है और गलती से ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट बटन दब जाता है। एक तेज क्लिक के साथ में कॉकपिट के अंदर एक वार्निंग टोन गूंजती है, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट। कैप्टन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्लेन अब मैनुअल कंट्रोल में आ चुका है, यानी कि दोनों ऑटो पायलट्स बंद हैं। CAT थर्ड अप्रोच के रूल के मुताबिक उन्हें तुरंत गो अराउंड करना चाहिए, लेकिन दोनों कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कहता है, सर ऑटो पायलट ऑफ है सर। कैप्टन जवाब देते हैं, यस, री एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सिस्टम अब अलाउ नहीं करता। असल में 800 फीट के नीचे ड्यूअल ऑटो पायलट दोबारा एंगेज नहीं होता। प्लेन हल्का सा लेफ्ट ड्रिफ्ट करते हुए ग्लाइड स्लोप से ऊपर जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स पर एक छोटी सी डेविएशन दिखती है। फर्स्ट ऑफिसर कहता है, वी आर हाई ऑन द ग्लाइड, पर कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से दोहराता है, 1 डॉट हाई, 1 डॉट हाई। एक सेकंड, मैं ठीक कर रहा हूँ, वेट। उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि प्लेन अब ऑफ ट्रैक चला गया है। लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप दोनों ही स्क्यू हो चुके हैं, यानी कि प्लेन रनवे की सेंट्रल लाइन से हट गया है और सही ऊंचाई के रास्ते से भी भटक रहा है। ऊपर से फॉग इतना घना है कि कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा। सबसे पहले कि कोई कुछ कर पाए, अचानक से कॉकपिट में एक लाउड वॉइस गूंजती है, सिंक रेट पुल अप, सिंक रेट पुल अप। कैप्टन तुरंत अपना सिर उठाकर सामने की तरफ देखते हैं और एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। फॉग के पीछे से अब कुछ ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। अब उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती है कि ये रनवे नहीं, ये तो जमीन है। कैप्टन चिल्लाते हैं, टोगा, टोगा, टोगा। थ्रॉटल्स को तुरंत फुल पावर पर किया जाता है। नोज थोड़ी सी ऊपर उठती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्लेन रनवे के लेफ्ट साइड में मौजूद घास वाले एरिया को छू जाता है। एक जोरदार झटका लगता है और पूरा कॉकपिट हिल जाता है। एक तेज आवाज के साथ प्लेन का राइट मेन लैंडिंग गियर ही टूट जाता है। साथ ही हाइड्रोलिक फ्लूइड ब्लास्ट करता है और कॉकपिट के वार्निंग पैनल्स पर रेड लाइट्स जल उठती है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। कैप्टन तेजी से नोज को ऊपर खींचते हैं। प्लेन बाउंस करता है और दोबारा हवा में उठने लगता है। फर्स्ट ऑफिसर घबरा कर कहता है, वी हिट द ग्राउंड। कैप्टन चिल्लाते हैं, गो अराउंड, फुल थ्रस्ट नाउ। प्लेन क्लाइंब करना शुरू करता है, लेकिन कॉकपिट में गियर अनसेफ अलार्म लगातार रिंग कर रहा है। कैप्टन कहते हैं, फ्लैप्स मत छूना, कुछ भी मत छूना, बस फ्लाई करो। ATC भी कंफ्यूज्ड है।
वो पूछता है, Quality 3 to 5 November, confirm, going around due to many previous message. फर्स्ट ऑफिसर हांफते हुए जवाब देता है, Negative, we touched the ground, we are going around. कंट्रोलर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर बोलता है, Okay, climb to 4,000 feet, runway available if needed. फर्स्ट ऑफिसर इमरजेंसी चेकलिस्ट खोलता है। Hydraulic lost, landing gear unsafe. कैप्टन उसे रोकते हैं। Leave it, officer. Just fly the plane now. फर्स्ट ऑफिसर धीरे से कहता है, सर, शायद गियर टूट गया है। अब उनके सामने एक शांत आसमान और पीछे एक रनवे जहां उनका राइट लैंडिंग गियर पड़ा हुआ है। TNT एयरवेज फ्लाइट 325N हवा में तो है, लेकिन उसकी हालत एक घायल पक्षी जैसी हो चुकी है। राइट लैंडिंग गियर पूरी तरह से गायब है, हाइड्रोलिक सिस्टम अफेल हो चुका है और फ्लैप्स अनइवन पोजीशन में फंसे हुए हैं। प्लेन हल्का सा रोल कर रहा है, राइट साइड हैवी लग रही है। इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल हैं, लेकिन हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो गई है। कैप्टन गहरी सांस लेकर ATC को कॉल करते हैं। मेडे, क्वालिटी 3 to 5 नवंबर, हमारे पास बड़ी दिक्कत है। एक लैंडिंग गियर अनसेफ है, हाइड्रोलिक्स फेल हो गया है और फ्यूल कम है। हमें साफ मौसम और लंबा रनवे चाहिए। ईस्ट मिडलैंड्स कंट्रोलर तुरंत जवाब देता है, रॉजर मेडे, यहाँ फॉग है, लेकिन बर्मिंघम साफ है और रनवे भी वहाँ पे लंबा है। क्या आप डाइवर्ट करना चाहते हैं? कैप्टन कुछ पल सोचकर जवाब देते हैं, यस, बर्मिंघम साउंड्स गुड, वी आर डाइवर्टिंग। कंट्रोलर कोऑर्डिनेट्स देता है, प्रोसीड डायरेक्ट टू बर्मिंघम, रनवे 33 अवेलेबल, इमरजेंसी सर्विसेज स्टैंड बाय। फर्स्ट ऑफिसर हेडिंग सेट करता है, कोर्स सेट 330। प्लेन धीरे से टर्न लेता है, लेकिन वाइब्रेशन अब भी महसूस हो रही है। हाइड्रोलिक प्रेशर गिर चुका है, इसीलिए मैनुअल ट्रिम एडजस्ट करना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफिसर धीरे से कहता है, फ्यूल रिमेनिंग 3.2 टन्स, सर, ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट। कैप्टन कैलकुलेशन करते हुए कहता है, एक अप्रोच के लिए इतना काफी है, दोबारा कोशिश का मौका नहीं मिलेगा। ईस्ट मिडलैंड्स ATC उनकी मदद करने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर भेजता है। हेलीकॉप्टर प्लेन के नीचे उड़ता है ताकि लैंडिंग गियर इंस्पेक्ट कर सके। कुछ पल के बाद रेडियो पर आवाज आती है, क्वालिटी 3 to 5 नवंबर, आपका लेफ्ट और नोज गियर बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट गियर पूरी तरह से गायब है। ये सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह से खुद को शांत रखते हुए कहते हैं, वी विल डू अ पार्शियल गियर अप लैंडिंग। इसका मतलब साफ है कि प्लेन को सिर्फ 2 गियर्स के सहारे ही जमीन पर उतरना होगा, लेफ्ट और नोज गियर। साथ ही राइट विंग्स को ग्राउंड पर टच होने से बचाना होगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक कंट्रोल्ड क्रैश होगा। सुनो, राइट विंग्स को आखिर तक ऊपर रखना, जैसे ही वो नीचे आए इंजन्स कट कर देना और कंट्रोल पकड़े रहना, ओके? फर्स्ट ऑफिसर सिर हिलाता है, उसके हाथ थ्रॉटल पर है। वो इमरजेंसी चेकलिस्ट पढ़ता है, फ्यूल पंप्स ऑफ, ऑन लैंडिंग सिग्नल, क्रॉस स्पीड क्लोज्ड, हाइड्रोलिक बी स्टैंड बाय पर। कैप्टन उसकी तरफ देखता है और कहता है, हम ये कर लेंगे, डोंट वरी। प्लेन अब बर्मिंघम के आसमान में एंटर कर चुका है। दूर हॉरिजन पर हल्का ऑरेंज ग्लो है, क्लियर वेदर और सामने लंबा रनवे दिखाई दे रहा है। टावर से कॉल आता है, क्वालिटी 3 to 5 नवंबर, क्लियर्ड फॉर ILS अप्रोच, रनवे 33, ऑल इमरजेंसी व्हीकल्स रेडी, विंड काम। कैप्टन जवाब देते हैं, रॉजर, क्लियर्ड फॉर ILS 33, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू। रनवे तक अप्रोच शुरू किया जाता है। ऑटो पायलट अब काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैनुअल कंट्रोल ही उनका सहारा है। फर्स्ट ऑफिसर लोकलाइजर ट्यून करता है, ग्लाइड स्लोप अलाइव। कैप्टन थ्रॉटल एडजस्ट करते हैं। प्लेन स्टडी है, लेकिन राइट साइड ड्रैग अब भी महसूस हो रहा है। ATC ग्राउंड यूनिट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, ऑल यूनिट्स, एयरक्राफ्ट ऑन फाइनल, डैमेज्ड गियर, एक्सपेक्टेड स्पार्क्स, बी रेडी। रनवे के दोनों किनारों पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज रेडी खड़े हैं। कॉकपिट के अंदर इधर टेंशन अपने चरम पर है। कैप्टन धीरे से कहते हैं, फ्लैप 25। फर्स्ट ऑफिसर फॉलो करता है। फ्लैप अनइवनली डिप्लॉय होते हैं और प्लेन हल्का रोल करता है। कैप्टन तुरंत करेक्ट करता है, आई गॉट इट, स्टडी नाउ। प्लेन अब फाइनल अप्रोच पर है। 1000 फीट, 800, 600। कैप्टन के हाथ में थ्रॉटल है। आंखें इंस्ट्रूमेंट्स और फ्रंट विंड शील्ड के बीच में घूम रही हैं। वो शांत आवाज में कहते हैं, लेट्स गियर फर्स्ट, नोज लेटर। ऑटोमेटिक वॉइस कॉल आउट्स गूंजते हैं, 500, 400।
ब्रेस फॉर हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट बंद करता है, कंट्रोल पकड़कर कहता है रेडी। रनवे की लाइट साफ दिख रही है, प्लेन स्टडी डिसेंड कर रहा है, राइट विंग ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे, और दोनों की नजरें रनवे के शुरुआती पॉइंट पर जमी हुई हैं। बर्मिंघम के साफ आसमान के नीचे TNT एयरवेज फ्लाइट 325N अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक लैंडिंग के लिए नीचे उतर रही है। कैप्टन शांत हैं लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड। राइट इंजन आइडल, शट इट डाउन नाउ। फर्स्ट ऑफिसर कंफर्म करता है। राइट इंजन फ्यूल लीवर कट ऑफ। राइट इंजन बंद हो चुका है और प्लेन अब एक विंग से भारी हो चुका है, लेकिन यही तो जरूरी है ताकि लैंडिंग के वक्त फायर का रिस्क कम रहे। कैप्टन गहरी सांस लेकर कहते हैं Here we go। थ्रोटल धीरे धीरे कम होता है और प्लेन नीचे उतर रहा है। लेफ्ट स्विंग थोड़ा सा झुका हुआ है और राइट स्विंग ऊपर उठा हुआ है, और यही इम्तिहान की असली घड़ी है। एल्टीट्यूड कॉल आउट्स गूंजते हैं 100, 50, 30, 20। फिर एक हल्का सा थंब सुनाई देता है। लेफ्ट लैंडिंग गियर जमीन को छूता है और उसके बाद नोज गियर। प्लेन हल्का सा बाउंस करता है, लेकिन कैप्टन कंट्रोल मजबूती से पकड़े हुए हैं और एक पल के लिए तो लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया। प्लेन परफेक्टली बैलेंस में है, राइट विंग्स अब भी हवा में है और दोनों पायलट्स एक दूसरे को देखते हैं जैसे उन्हें भी यकीन ना हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक से एक तेज मेटालिक स्क्रैप की आवाज कॉकपिट के अंदर गूंजती है। राइट साइड का इंजन हाउसिंग रनवे को छूता है और स्पार्क्स लड़ने लगते हैं और ब्राइट ऑरेंज लाइंस वाले टरमैक पर फैल रही हैं। कॉकपिट हिल रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रही है। कैप्टन थ्रॉटल पूरी तरह से कट करके कहते हैं पावर ऑफ, होल्ड इट स्टडी। प्लेन रनवे पर घिसटता चला जा रहा है। प्लेन और एस्फाल्ट के टकराने की गंध हवा में फैल रही है। फायर ट्रक्स फोम डिस्चार्ज करते हुए प्लेन के पीछे एक सुरक्षा परत बना रहे हैं। प्लेन धीरे धीरे ड्रैग होता है और आखिरकार रनवे के बाएं हिस्से में जाकर रुक जाता है। फर्स्ट ऑफिसर धीरे से कहता है वी स्टॉप्ड। कैप्टन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं यस वी डिड इट। वो पार्किंग ब्रेक सेट करके बैटरी व फ्यूल स्विचेस ऑफ कर देते हैं और दोनों कुछ पल के लिए अपनी सीट पर ही आंखें बंद कर लेते हैं। बाहर फर्स्ट क्रू नजर आ रहे हैं जिन्हें वो विंडो के सामने थम्स अप सिग्नल देते हैं। कोई आग नहीं लगी, कोई एक्सपोजर नहीं हुआ, ये चमत्कार ही तो है। कैप्टन रेडियो पर अनाउंस करते हैं बर्मिंघम टावर, क्वालिटी 325 नवंबर, एयरक्राफ्ट स्टॉप्ड, नो फायर, बोथ क्रू सेफ। टावर से जवाब आता है Copy that. Quality 325N. Emergency crew approaching. Fantastic job, gentlemen. Well done. कुछ मिनट बाद कॉकपिट का डोर खुलता है, रेस्क्यू टीम अंदर आती है और दोनों पायलट्स को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। दोनों थके हुए हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों जिंदा हैं। रनवे पर खड़ा प्लेन अब एक घायल सर्वाइवर है। उसके राइट साइड पर ट्विस्टेड मेटल्स, पूरे इंजन और हाइड्रोलिक फ्लूइड के निशान हैं। आग नहीं लगी, इसीलिए कार्गो भी सेफ है। एयरपोर्ट पर लोग इसे मिरेकल लैंडिंग कह रहे हैं, लेकिन पायलट्स के लिए ये कोई मिरेकल नहीं था। ये एक नाइटमेयर था जिससे कि उन्होंने डिसिप्लिन के साथ लड़ाई लड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है और अब स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन, और इस सवाल के साथ शुरू होती है ये इन्वेस्टिगेशन कि आखिर ये सिचुएशन बनी कैसे। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है जिसका रिजल्ट सबको चौंका देता है। सबसे पहले तो ये सामने आता है कि एटीसी का कंफ्यूजिंग मैसेज यू आर नॉट टू लैंड हियर गलत समय पर रिले हुआ था, जिसने पायलट का ध्यान तोड़ दिया। दूसरा ये कि ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट एक एक्सीडेंटल बटन प्रेस था, सिर्फ एक छोटा सा ह्यूमन एरर जिसने इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी।
और उसके बाद गो अराउंड करने का डिसीजन देरी से लेना, ये पायलट्स की थकान, फटीग और कंफ्यूजन भी इस हादसे की वजह बने हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि क्रू ने बेहद मुश्किल हालातों में प्लेन को बचाने के लिए कमाल का कंट्रोल दिखाया। लैंडिंग गियर फेल होने के बावजूद उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से प्लेन को सेफ रखा। अगर उस वक्त उनका दिमाग इतना ठंडा और स्टडी नहीं रहता तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। तो एक छोटी सी गलती ने पूरे एयरक्राफ्ट को मौत के किनारे ला दिया। हर क्रैश एक ट्रेजेडी होता है, लेकिन कुछ क्रैशेस इंसानी हिम्मत की मिसाल और सर्वाइवल की एक कहानी बन जाते हैं। TNT एयरवेज फ्लाइट 325N भी एक ऐसी ही कहानी है, जहां मौत बेहद करीब थी लेकिन किसी की जान नहीं ले पाई। साथ ही हम अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एविएशन जगत से जुड़ी हुई हर नई जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।